जेसीबी इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ एक जेसीबी डीलरशिप से जुड़े कथित धोखाधड़ी, वित्तीय अनियमितता और वसूली के मामले में न्यायालय के आदेश पर फर्द दर्ज की गई है। इस संबंध में शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने सोमवार को मीडिया को मामले की विस्तृत जानकारी दी। जानकारी के अनुसार अधिवक्ता ने बताया कि आरोप है कि जेसीबी इंडिया के अधिकारियों ने डीलरों से डीलरशिप एग्रीमेंट का प्रतिवर्ष नवीनीकरण करने के एवज में अवैध धन की मांग की। शिकायतकर्ता ने डीलरशिप के लिए जमीन, इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी में लगभग 50 करोड़ रुपए का निवेश किया था। आरोप है कि कंपनी प्रत्येक वर्ष केवल 1 वर्ष के लिए ही एग्रीमेंट करती थी। वर्ष 2025 में बिना किसी कारण बताए और बिना शो कॉज नोटिस के डीलरशिप एग्रीमेंट को अचानक समाप्त कर दिया गया, जिससे निवेशक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। पीड़ित पक्ष ने पहले संबंधित थाने और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लिखित शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके पश्चात शिकायतकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत न्यायालय में प्रार्थना पत्र दायर किया। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को फर्द दर्ज करने का निर्देश दिया। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में फर्द दर्ज होने के बाद 25 जुलाई को आरोपित अधिकारियों की गिरफ्तारी भी की गई। अधिवक्ता ने कहा कि मामले से संबंधित सभी दस्तावेज जांच अधिकारी को उपलब्ध करा दिए गए हैं और इन्हें न्यायालय में भी प्रस्तुत किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य मामले के तथ्यों को पारदर्शी रूप से मीडिया और जनता के समक्ष रखना था। अधिवक्ता ने कहा कि कानून के दायरे में रहकर पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए आगे भी सभी कानूनी विकल्प अपनाए जाएंगे। Sonal Shukla and I'm an advocate in Supreme Court of India and he is Praman Sethi from Chhattisgarh High Court. अभी ऐसा हुआ कि कुछ डीलर्स हमारे पास एक ग्रीवियंस लेकर के आते हैं जिसमें उनका ये कहना था कि जेसीबी के मालिक तक ये बात नहीं पहुंच पाती और उसके कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो उन्हें बहुत ही लुब्रिकेट ऑफर देते हैं। डीलरशिप का ऑफर चलता है, इतनी बड़ी ब्रांड होती है, पेपर में ऐड देख करके डीलर्स उन तक पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वो एक लंबी अमाउंट, मतलब जिन डीलर्स की शिकायत है उनके 50-50 करोड़ रुपए जैसी अमाउंट उन्होंने इसमें इन्वॉल्व कर दी। इनके अपने क्लॉज हैं। पहले तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि अगर किसी की इतने बड़ा अमाउंट कमर्शियली लग रहा है तो कम से कम उस एग्रीमेंट का टेन्योर मिनिमम 5 ईयर्स होना चाहिए। बट इनके कंपनी की अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग 1 साल का इन्होंने डीलर्स को बोला है कि हम 1 साल का एग्रीमेंट आपको करके देंगे। उस केस में इन्होंने क्या करना शुरू किया कि जब व्यक्ति का काफ़ी लंबा पैसा लग चुका होता है तो वो इस एग्रीमेंट की ड्यूरेशन को पहले कम करके 6 महीने कर देते हैं, जो इनकी अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट है। और 6 महीने करने के बाद वो इन्हें कंपेल करते हैं, एक्सटॉर्ट करते हैं उनके एम्प्लॉयज़, जो कि एम्प्लॉयज़ में भी डेजिग्नेटेड अच्छे एम्प्लॉयज़, ऐसे नहीं कि कोई नीचे का एम्प्लॉय हो। फिर वो उन्हें ये कहते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि आपका एग्रीमेंट रिन्यू किया जाए, एक्सटेंड किया जाए, तो नाउ यू हैव टू गिव दिस मच ऑफ मनी। सो देयर इज अ क्लियर एक्सटॉर्शन। इफ अ पर्सन इज सेइंग कि मैं इस पैसे को क्यों दूं, मैं अपनी सिक्योरिटी अमाउंट दे चुका हूँ, मैं सारे आउटलेट का इंफ्रास्ट्रक्चर कर चुका हूँ, मेरे 50 करोड़ से ऊपर पैसे लग चुके हैं, तो वो क्या करते हैं, उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर देते हैं और फिर किसी और डीलर को दे देते हैं। सो दिस इज हाउ दे आर अर्निंग मनी। एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करके ऐसे इन्होंने कई डीलर्स को अप्रोच किया और जिनमें से 1 से 2 डीलर्स की FIR रजिस्टर हो गई है और इसमें अरेस्टिंग भी हो गई है परसों। सो मेरा ये कहना था कि बिकॉज इफ जेसीबी अपने एम्प्लॉयज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं तो आप लोगों के थ्रू उन्हें ये पता चले कि डीलर्स जिनका उन पे इतना विश्वास है और वो इतने सारे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एक इतनी अच्छी ब्रांड को देख के, तो उनको अपने एम्प्लॉयज़ और अपने जितने भी डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको देखना चाहिए कि ये एग्रीमेंट आउट ऑफ द वे बीच में टर्मिनेट क्यों किए गए। आपने किसी को 11 एजेंसीज दी एक स्टेट के अंडर, 11 एजेंसीज में आप भी सोच सकते हैं कि एक आउटलेट बनाने में कितना खर्चा उस डीलर का आया होगा, और आज आपने उसके 11 के 11 आउटलेट टर्मिनेट कर दिए विदाउट एनी रीजन। रीजन क्या था कि दे वर ब्लैकमेलिंग कि ईदर यू गिव अस सम एक्स्ट्रा मनी इन माय पॉकेट तो मैं ये एग्रीमेंट एक्सटेंड करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कंपनी को लेनी पड़ेगी। जिन लोगों के संग लॉसेस हुए हैं उनके लॉसेस को, बिकॉज ये लोन और फाइनेंशियल हेल्प के बिना तो हुआ नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने 50 करोड़ रुपए का लोन या फाइनेंस उठाया होगा उसका मेंटल स्टेट इस समय क्या होगा, वो बहुत परेशान होगा, तभी वो हमसे, आपसे, सबसे मदद मांग रहे हैं। तो आई थिंक अगर हम इस बात को जेसीबी के ओनर्स तक पहुंचा सकें,
बेटर है, हम लीगल फाइट तो करेंगे ही, बट इफ इट इज देयर सो तो पहली इन्वेस्टिगेशन तो जेसीबी को अपने ही अंडर में अपने एम्प्लॉयज के लिए करनी चाहिए. दे आर अकाउंटेबल फॉर ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ देयर एम्प्लॉयज. अरेस्टिंग हुई है, उनसे वो अवेयर हैं, तो उनको अब तक तो डीलर्स को कम्युनिकेट कर लेना चाहिए था. रेस्ट लेट्स सी. लीगल एस्पेक्ट थाने स्टेशन हाउस हेड जो है उसके अलावा हमने एसपी को भी कंप्लेंट दी, जब वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई आफ्टर वी बिफोर द जेएमएफसी कोर्ट का, उन्होंने 156(3) में हमारे एप्लीकेशन में ऑर्डर पास किया. ही हैज डायरेक्टेड टू द एसएचओ ऑफ द पर्टिकुलर स्टेशन. उसके बाद एफआईआर लॉन्च होती है हमारी. एफआईआर लॉन्च होने के 2 महीने बाद उनकी अरेस्टिंग हुई है 25 जुलाई को. 25 जुलाई को अरेस्ट होने के बाद लेट्स सी वेयर दिस लीगल फील्ड गो. बाकी हमने उसमें सारे अपने ग्रीवियंसेस, द इन्वेस्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, एवरीथिंग वी हैव मेंशन्ड विद अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ. लीगल हम आगे जाएंगे. जेसीबी के एम्प्लॉय जो है वाइस प्रेसिडेंट वो अरेस्ट हो चुके हैं 25 को. दे विल बी ब्रीफ्ड बिफोर द कोर्ट. लेट्स सी कहाँ तक जाता है. इसके अलावा उड़ीसा में भी एक टर्मिनेशन इन्होंने ऐसी किया था, रॉन्गफुल टर्मिनेशन. उसके अगेंस्ट भी एफआईआर जेसीबी के एम्प्लॉयज के अगेंस्ट कोर्ट में. दैट्स ऑल. तो ये एफआईआर दर्ज हुई है, ये किन धाराओं के तहत दर्ज हुई है ये, और कहाँ दर्ज हुई है ये? एक हुई है कोरबा में 318 में, भारतीय न्याय संहिता 318, भारतीय न्याय संहिता 3 अब तक इसमें कितने आदमी गिरफ्तार? 2 लोग अभी गिरफ्तार हुए इसमें. अब आप सोचिए उनके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जैसा डेजिग्नेशन है. सो ऐसा भी नहीं है कि ये दिस वाज अ वेरी लो डेजिग्नेशन. दे आर हाई प्रोफाइल मेंबर्स ऑफ देयर कंपनी. सो व्हाटएवर एक्सटॉर्शन दे आर डूइंग वाज वेरी रॉन्ग. तो ये मामला चीटिंग का है या कंपनी के करप्शन का है? मतलब चीटिंग का. दिस इज चीटिंग, दिस इज फ्रॉड. आई मीन फर्स्ट यू आप किसी को पेपर में एक एडवर्टाइज देते हैं, उन्हें एक ऑफर देते हैं, वो एक्सेप्ट करता है, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है. जब उसका इन्वेस्टमेंट इस पीक पे हो चुका होता है, वो लोन ले चुका होता है, सब कुछ ले चुका होता है, तब आप उससे ये कहते हैं कि अगर आप मुझे ऑब्लाइज नहीं करेंगे तो मैं आपका एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दूंगा. दिस इज फ्रॉड. आप ऐसे केसेस में जनरली या तो कोई लड़ता है और या कोई सोचता है 50 करोड़ के नुकसान के बदले भाई 10 करोड़ और सही. तो एक तरीके से जो डीलर उन्हें ऑब्लाइज नहीं करते उनके साथ टर्मिनेशन हो जा रहा है. दिस इज अ क्लियर केस ऑफ चीटिंग, ब्लैकमेलिंग. और जिसके साथ ये ब्लैकमेलिंग होती है, जिन डीलर्स ने बोला कि ऑलरेडी बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड दिस मच, हम इतना लोन ले चुके हैं, हम इतनी फाइनेंशियल हेल्प ले चुके हैं कि अब हम इससे ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते, और क्यों करेंगे. प्लस आप उन्हें ये भी सपने दिखाते हैं एग्रीमेंट के टाइम कि आपको जेसीबी का नाम भी है तो अगला भी ये चीज़ अपने माइंड में लेके चलता है कि इतना प्रॉफिट अगर बताया जा रहा है तो इतना तो हमें मिल ही जाएगा, मान लीजिए जिससे थोड़ा कम. तो प्रॉफिट तो कुछ हुआ नहीं, बैंक की ईएमआईज और हो गई, जस्ट बिकॉज कि हमने आपकी ब्लैकमेलिंग अमाउंट देने से मना कर दिया. तो अभी आपके मुताबिक कितने के जो डीलर अफेक्टेड हैं? आप तो खैर एक, आप कितनी तरफ से फाइट कर रहे हैं और कितने अफेक्टेड है आपके अकॉर्डिंगली? देखिए, अकॉर्डिंग टू अस मिनिमम अभी 2 डीलर से तो हमारी बातचीत हुई है, जिसमें से एक के तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जिसको एक ही स्टेट में इन्होंने 11 आउटलेट दिए थे. तो सोचिए 11 आउटलेट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, सब कुछ उनको ऑलरेडी सब बन चुका है. मतलब आप सोचिए स्टार्टिंग पोजीशन से पहले टर्मिनेट कर दिया. हमारे अपनी खुद की जो इन्वेस्टिगेशन हुई तो उससे 2 डीलर्स तो हमारे पास ऑलरेडी हैं. एक उड़ीसा के हैं, एक छत्तीसगढ़ के हैं. जो उड़ीसा के डीलर हैं उनको भी LOI वगैरह सब कुछ इशू करने के बाद, सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के बाद अचानक से टर्मिनेट कर दिया जाता है. सेम हमारे साथ भी हुआ. हमारे साथ ग्रीवियंस बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें उन्होंने 11 एजेंसीज दी थी. तो 11 एजेंसीज की बिल्डिंग कॉस्ट किस कंपनी की एजेंसी? FIR में मेंशन है, आप देख लीजिएगा. आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैम, हमें ये तो पता होना चाहिए. जेसीबी लीडरशिप नहीं है उनके पास. जेसीबी They are good in markets. ऐसी लीडरशिप है अलग-अलग कंपनीज की. सो द लीडर्स इन द एफआईआर, जो कंप्लेंट है उनका नाम एफआईआर में है, कुछ पर्संस है उनका नाम एफआईआर. सो वी आर हाईलाइटिंग द cheating done by the employees of JCB, राइट. और ये चल रहा है 2017 से.
चीटिंग मीन्स आपकी शुरू से मंशा होनी चाहिए किसी कंपनी को या किसी इंसान को चीट करने की। सो दे आर डूइंग दिस थिंग सिंस 2017। मतलब कोई ऐसा डेजिग्नेशन है JCB के इंडिया यस सो इट इज लाइक कि ये कोई छोटे एम्प्लॉइज नहीं हैं। हाँ उनके तो बता दीजिए। जहाँ पे डीलर्स इन्वेस्ट करते हो वहाँ पे 1 साल का एग्रीमेंट होना और उससे रिन्यू करते रहना, ये प्रॉमिस भी थोड़ा सा वेग प्रॉमिस है। मतलब अगर आप लेमैन में समझें और आप एक होटल की लीज करने जाएंगे आज की डेट में, आप उसमें अगर इतना बड़ा करोड़ों का निवेश करेंगे तो आप भी उनसे कहेंगे कि मिनिमम मुझे 5 साल के लिए आप लीज आउट करिए। अपने एग्रीमेंट क्लॉज में ये लिखा हुआ तो है साथ साथ कि हम रिन्यू करते रहेंगे, और रिन्यू हुआ भी है 2 साल। उसके बाद उन्होंने उसका टर्मिनेट मतलब उसको टेन्योर को 6 महीने किया, जिसमें कि हमारे डीलर ने बोला कि सर आपका अपना क्लॉज था 1 साल में रिन्यू करने का, आज अचानक से 2 साल बाद 6 महीने में क्यों बदल गया। देन द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर द पर्सन्स जिनका ये कहना होता है कि इफ यू विल ऑब्लाइज अस देन यू विल बी टेकन केयर ऑफ योर एग्रीमेंट्स एंड रिन्यूअल। दिस इज द मेन फैक्ट। एक्चुअली व्हाट इज द थिंग कि जब आप अलग से 6 महीने कर दो और उस पर इतना पैसा लगाओ तो मेंटली ये सोचने लगता है कि व्हाई दिस हैज हैपेंड टू अस। ऑफ कोर्स ही विल कम टू यू देन कि सर मेरा एग्रीमेंट कम कैसे बना दिया इस बार आपने। तो मैम एक चीज है इसमें कि अगर उनकी क्लॉज में ये मेंशन है तो उन्हें रिन्यू करना पड़ेगा। दे आर बाउंडेड विद द कॉन्ट्रैक्ट। हर कंपनी के अपने, कोई 5 साल का कर सकती है, कोई 2 साल का करती है, कोई ये कहती है कि हम उतने साल को इसमें ऐड ऑन नहीं करेंगे जितना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में लग जाएगा। फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर दिस वुड नॉट बी ऑन योर पार्ट। सो इट इज द क्लियर कट पॉलिसी। आई एम सेइंग कि इफ यू आर हैविंग पॉलिसी ऑफ 1 year ऑफ रिन्यूअल देन ऑल्सो यू कैन नॉट सेट असाइड अ पर्सन इन 6 months। आप उसे फिर 6 महीने पे क्यों लाए, जस्ट टू क्रिएट इन हिज माइंड अ मेंटल ट्रॉमा कि इफ यू आर नॉट गिविंग सपोर्ट टू देयर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट तो आज वो 6 महीने हुआ है, कल वो देखिए उन्होंने डायरेक्ट एक्शन पहले टर्मिनेशन का नहीं लिया, पहले आपको डर दिखाया। ब्लैकमेलिंग यही होती है सर। ऑफ कोर्स मैम 50 करोड़ जितना लगा होगा उसको तो फर्स्ट कि देखो हम साल से अगर 6 महीने कर सकते हैं तो हम 6 महीने से 0 भी कर सकते हैं। अगर आपने पे कर दिया होता, डीलर्स ने पे किया होता तो हम और आप यहाँ नहीं बैठे होते। जिन डीलर्स ने पे किया है दे आर एंजॉयिंग, और जिस डीलर ने ये कहा कि आफ्टर हैविंग so much of loan and burden on me, why should I pay you extra when I have already deposited all security with your company? This is the main issue. ये इशू बाहर ही नहीं आता, ये चीटिंग बाहर ही नहीं आती अगर ये एक ब्राइब और ऑब्लिगेशन से वहीं पूरी कर दी गई होती। This is the main thing. फाइनली उन्होंने क्या रिटर्न में आपको दिया टर्मिनेशन का, उसके बारे में कुछ? टर्मिनेशन का रीजन उन्होंने सिर्फ एक मेल भेजा दैट यू आर नॉट फुलफिलिंग द सेल्स। कैसी सेल्स, व्हाट आर द टारगेट्स, दे हैव नॉट मेंशन्ड एनी। एक सिंगल मेल से उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। अक्टूबर तक हमारे एग्रीमेंट को उन्होंने नहीं दिया। 2025 के एग्रीमेंट को वो हमें दिए ही नहीं। एक फॉल्स फैब्रिकेटेड एग्रीमेंट बना के, माइंड्स ऑफ मीटिंग बना के वो हमें मेल करते हैं और टर्मिनेट कर देते हैं। जब हमने उनसे रीज़न मांगा, नो रीज़न, नो फर्दर मेल्स, 31/12/25 को उन्होंने टर्मिनेशन खत्म कर दिया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। और सर किसी डीलर के एग्रीमेंट को टर्मिनेट करने के लिए एक तो आपको नोटिस भेजना चाहिए था, शो कॉज। एटलीस्ट उसे प्राइमली आपको ये बताना चाहिए था कि व्हाई यू आर थिंकिंग ऑफ टर्मिनेटिंग देम। आप किसी को मतलब दिस इज ऑल अबाउट, आप इतनी बड़ी कंपनी है, ये कोई राह चलती कंपनी नहीं है, इसका नेम है, फेम है। हम और आप भी सोचते कि अरे JCB में काम कर रहे हैं तो बट ऑब्वियसली हमारे संग ऐसा नहीं होगा। तो आपको टर्मिनेशन के रीजंस उन्हें शो कॉज नोटिस में देने चाहिए थे। एज पर लॉ एंड JCB इज अ बिग कंपनी, दे हैव गुड लॉयर्स, दे हैव गुड लीगल टीम एंड दे ऑल आर अवेयर विद द लॉज। दे डू कॉन्ट्रैक्ट्स इन एवरी मिनट्स एंड सेकंड्स ऑफ देयर कंपनीज। तो उन्हें ये नहीं पता था कि किसी को टर्मिनेट करने से पहले एक नोटिस दी जाती है। आपने कोई नोटिस नहीं सर्व की, यू डोंट हैव प्रॉपर रीजंस टू टर्मिनेट देम। नोटिस पीरियड में भी एक टाइम मेंशन होता है कि अगर आप हमें इसका जवाब इतने वक्त के अंदर नहीं देते हैं तो हम आप पे एक्शन ले लेंगे। सो दिस एनी इंटीमेशन एनीथिंग वाज नॉट देयर। और जो बेसिकली आपने एक 2 लाइन का ईमेल लिखा है इतने बड़े निवेश के बाद, ये तरीका भी टर्मिनेशन का कहीं से लीगल और जायज़ नहीं है। 50 CR हमारे इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि हमें उन्होंने 11 एजेंसी दी थी
तो 11 एजेंसी में लगभग सर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड आप सब कुछ देखें तो इतने पैसे तो बहुत आराम से लग जाते हैं। इनके इक्विपमेंट्स ही 2.5 करोड़ के लगभग हैं।